हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जेईई मेंस फिजिक्स पेपर डिस्कशन आपका चल रहा है। आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट पेपर आपके साथ लेकर आ चुके हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, तो ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सोन इन द फिगर बताया द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते। ओके गाइस, तो चलिए समझते बेटा इसका सोल्यूशन। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, तो चलिए समझते इसका सोल्यूशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन निकाल ले, क्योंकि टेंशन जो T1 है इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ T2 और इस पॉइंट पे नीचे की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करें, आया समझ में। ठीक है, अब हम इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लेते हैं और इसका एक्सीलरेशन निकाल। ठीक है, तो 4 kg और 6 kg टोटल वेट इधर कितना लगेगा 10 इंटू जी, बोले तो 100 न्यूटन। आया समझ, इतना वेट इसका नीचे यहाँ पे लग रहा होगा, राइट। अच्छा, इसका कितना लग रहा होगा यहाँ पे 4g, बोले तो 40 न्यूटन। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से एक्सीलरेशन निकाले तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये वेट ज्यादा है तो ये मान लीजिए डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है, एक्सीलरेशन ऐसे, तो किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा सेम एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका होता है यार। टोटल फोर्स देखो, नेट फोर्स तो 100 आया समझ, 100 तो इसको खींच रहा है, अपोज कितना करेगा 40, तो 100 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बेटा 10 4 14, बोले तो 40। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाई आपका 40, राइट। अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये डिवाइड भी हो रहा है, कट पिट रहा है अभी, है ना। 2 3 जा और ये आपके पास 2 7 जा, 30 डिवाइडेड बाई आपका 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एफबीडी समझेंगे, क्योंकि मुझे T1 भी चाहिए और T2 भी चाहिए। ठीक है, तो अगर T2 देखो भाई, ठीक है, T2 निकालना बड़ा ही इजी है। तो यहाँ पे T2 आपका ऊपर लग रहा है, नीचे इसका क्या लग रहा है 6 इंटू 10, बोले तो 60 न्यूटन। आया समझ में, नीचे और जा किधर रहा है ये नीचे। आया समझ में, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करूं भाई, तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए 60 माइनस T2। आया समझ, इसको वेट खींच रहा है ना, टेंशन ऊपर है, तो 60 माइनस T2 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 6 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। बात समझ आ रही है। तो हमें T2 की वैल्यू निकालना, तो T2 इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 6 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 7। समझ रहे कि नहीं, तो T2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, आपके पास 420 माइनस आपके पास 180 और डिवाइडेड बाई आपके पास 7। ठीक है, न्यूटन में आएगी और इसको माइनस करेंगे इसके पास। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस करने के पास हमारे पास T2 आ जाएगा, दैट इज 240 डिवाइडेड बाई आपका 7 न्यूटन। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे T1 के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टेंशन आपका T1 ऊपर लग रहा है, ठीक है, और पूरा सिस्टम जा किधर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो T1 की इक्वेशन यहाँ पे अपने को बनानी पड़ेगी। तो T1 के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास टोटल ब्लॉक का मास कितना मानना पड़ेगा आपको 10 kg। ठीक है, एक पूरा सिस्टम मानेंगे तो टेंशन T1 ऊपर लग रहा है और नीचे आपके पास यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा हो। ठीक है, और जा किधर रहा है नीचे की से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, पूरा सिस्टम मान रहे हो ना, तो 10 इंटू आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस आपके पास 10 और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिवाइडेड बाई आपका 7। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 700 माइनस 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। तो T1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज आपके पास 400 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और न्यूटन में आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा T1 आ गया भाई। आया समझ। अब इनको क्या कर दो, भाग लगा दो, तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 7। जब इसको भाग लगाओ तो 7 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 240। ठीक है, 7 7 बल्ले बल्ले, 1 0 1 0 बल्ले बल्ले, 40/24। क्लियर है, 4 से निपट रहा है 10 जा और ये आपके पास 6 जा। ठीक है, तो हमारे पास और अभी कट रहा है 10/6, तो इसको आप 2 से काट सकते हैं 5 जा और ये 3 जा। अब यहाँ पे 10/6 अभी 2 से कट रहा है, 2 5 जा और ये 3 जा। ठीक है, तो 5 बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। सो T1 डिवाइडेड बाई T2 का जो रेशियो आया दैट इज 5/3।
क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट यू कैन सी आपके पास यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप सोल्यूशन आपको समझ आ गया हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यू कैन सी गाइस, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड करंट अक्रॉस ए बी। ठीक है, आई ए बी ब्रांच में जो है आपको करंट यहाँ पे फाइंड करना है, इस वाली ब्रांच, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, सबका ईएमएफ क्या है, सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके क्या है, सेम है भाई। ठीक है, तो तीन आपके पास यहाँ पे सेल लगे हैं, किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई, सीधी सी बात है, पैरेलल में अगर आपके पास सारे आइडेंटिकल सेल है तो उनका ईएमएफ कितना आएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, सीधा सीधा। बात समझ आ रही है, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/3 प्लस आपके पास 1/3। ठीक है, इन तीनों का तो कितना हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास 3/3। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 1 ओम। आया समझ? इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सर्किट कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे एक सेल बैटरी जो भी है बना दीजिए, और ये 1 ओम, और ये हो जाएगा आपके पास 15 वोल्ट, और यहाँ पे 3 + 3 दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 ओम। आया समझ? ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। ठीक है, अब ये देखो मामला पूरा सीरीज में आ जाएगा, तो आपके पास ध्यान से देखिए 6 + 1 7 हो जाएगा। हमारे पास कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। आया समझे? करंट चाहिए तो करंट तो निकालना बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है 15 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 7, तो 15/7 एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है भाई, ठीक है, कई लोग तो ऑप्शन देख के ही डर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म आपको दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन द फाइंड मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, मतलब डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी। ओके, सो आपको यहाँ पे इक्विलेटरल टाइप का प्रिज्म आपको दे रखा है, प्रिज्म एंगल कितना है आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री। क्लियर है, ये चीज आपको दे रखा है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है प्रिज्म के अंदर दे रखा है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है C/V। ठीक है, तो आंसर निकालोगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा भाई। बात समझ आ रही है? C की वैल्यू 3 × 10⁸ रखोगे और इसकी वैल्यू 2 × 10⁸ बल्ले 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का। ठीक है, तो 3/2 हमारे पास आ गया। अब भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा दीजिए, म्यू इक्वल टू होता है आपके पास क्या, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस आपका ए की वैल्यू 60 और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन A/2, बोले तो 60 डिवाइडेड बाई आपका 2। आया समझ में? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऊपर तो एज इट इज रहेगा डेल्टा प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 30। ठीक है, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 3/2। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो साइन 30 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन डेल्टा। सो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन आपके पास डेल्टा। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन आपके पास डेल्टा प्लस 60 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो जाएगा आपके पास 3/4। ठीक है, तो डेल्टा प्लस आपका 60 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 3/4। ठीक है, 2 को इधर भगा दो, डेल्टा प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ऑफ इनवर्स 3/4। क्लियर है? तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ऑफ इनवर्स 3/4 माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, यही आपके पास मिनिमम डेविएशन हो जाएगा थ्रू दी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई, सिलेक्ट द क्वांटिटी विद मैचिंग डायमेंशंस ऑफ ml² T⁻⁴ A⁻²। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लेंदी तरीके से भी, मतलब टाइम टेकिंग भी आपके लिए हो सकता है अगर आपकी अप्रोच गलत हुई तो। ठीक है, सो आपने यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू कितना होता है, 1/2π√LC। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, t इक्वल टू 2π√LC। बात समझ आ रही है? 2π का वैसे भी डायमेंशन में कोई रोल नहीं है, तो √LC का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, जस्ट आपके पास टाइम की पावर 1। क्लियर है? ये आपके पास √LC का डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लीजिए पहले। ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालिए।
अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाले तो कितना आएगा फिर? यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, सो R इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V बाई आई। ठीक है, और V जो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, W बाई क्यू इंटू आई। वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर टी की पावर -2 और डिवाइडेड बाई चार्ज A इंटू टी, और करंट का आपके पास आई ए, और करंट का डायमेंशन आपके पास एम्पियर ए हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे आर का जो डायमेंशन आएगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि एक टी और जाएगा, और ए की पावर -2। बात समझ आ रही है? ये मेरे पास किसका डायमेंशन आ जाएगा? आर का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास m चाहिए और l की पावर 2 चाहिए, m भी l की पावर 2 भी है। ठीक है, t की पावर -4 चाहिए और a की पावर -2, मतलब सिर्फ यही आपका मामला यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे t की पावर -4 है और यहाँ पे t की पावर -3 है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से देखिए, हमारे पास r और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट LC, और स्क्वायर रूट LC की वैल्यू क्या होती है? टाइम के बराबर होती है। ठीक है, मतलब टाइम के डायमेंशन के। तो अब देख लीजिए ना भाई, आ गया कि नहीं, ml स्क्वायर टी की पावर -4 और a की पावर -2। ठीक है, मैच कराइए। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, बाकी भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, अब कई लोग जो है इसको कैपेसिटर का डायमेंशन निकालेंगे, इंडक्टर का निकालेंगे, रेजिस्टेंस का निकालेंगे, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा क्या भाई, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर आपकी स्पीड फास्ट है, डायमेंशन का अच्छा खासा प्रैक्टिस है, फिर भी 1-1.5 मिनट तो आप आराम से ले ही जाओगे। ठीक है, सो आई होप यार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। ठीक है, तो ऐसे जो इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना था। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, 2 पॉइंट्स A एंड B आर 16 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट A एंड B, GA एंड GB दे रखा है, देन रेशियो बताना है भाई दोनों का। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैच सी, डायग्राम भी आपको मेंशन करके दिया हुआ। ओके, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो हाइट और डेप्थ आप समझ सकते हैं जो दे रखा है। देखो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ना, वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 16 किलोमीटर, जो कि ना के बराबर है, अर्थात अर्थ की रेडियस से क्या है, ना के बराबर है। तो इस केस में आप एजम्पशन वाले फार्मूला लगा सकते हैं। हम लगा रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए जो है एल्टीट्यूड पे है। बात समझ आ रही, मतलब अर्थ की सरफेस से कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर दे रखा है। आया समझ? तो जी ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जी 1 - 2h बाई आर, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, एजम्पशन लेने के बाद ये फार्मूला आता है जब हम बोलते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज ग्रेटर आपके पास h है। ठीक है, तो इस केस में ये लिखोगे g 1 - 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 16 और डिवाइडेड बाई आपके पास 64 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो आपके पास जीए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करिए, 32 और ये 2 सा आया समझ में। तो आपके पास नीचे बचेगा 200, ऊपर एलसीएम करोगे तो 200 - 1 तो कितना आएगा, 199 मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाई 2। आया समझिए, हमारे पास जी ए की वैल्यू आ जाएगी। राइट, सिमिलर आप निकालोगे पॉइंट बी पे, तो जी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 1 - h बाई आर। डेप्थ पे यही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डी लिख सकते हो या एक्स लिख सकते हो, तो जी 1 - h की वैल्यू यहाँ पे डेप्थ कितनी दे रखी है, फिर से अगेन 16 किलोमीटर डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके पास नीचे कितना आएगा, 400 आया समझ। और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 400 - 1 कितना हो जाएगा, 399 इंटू जी और डिवाइडेड बाई आपका 400 आया समझे। तो जीबी की वैल्यू हो जाएगी भाई, दोनों को भाग लगा दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ए डिवाइडेड बाई जीबी इक्वल टू 199 इंटू जी डिवाइडेड बाई आपके पास 200, ऊपर जाएगा 400 और डिवाइडेड बाई आपका 399 इंटू जी। ठीक है, जी ने जी को मारा 200 और ये आपके पास 100 मर गया। ठीक है, ये भी गया आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 199 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 399। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 398 और डिवाइडेड बाई 399, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके गाइस, जस्ट टू कैन सी आपके पास थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन जो है आपसे 6 क्वेश्चन जो पूछा गया है, यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज गामा दे रखा है, कीपिंग मटेरियल सेम। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ द वायर इज डबल व्हाइल लेंथ इज हाफ देन न्यू वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। ओके, चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को देख के ना कई स्टूडेंट क्या करेंगे, गामा इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ
L डिवाइडेड बाई A डेल्टा L, ये फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे और एरिया की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसका आंसर भी यहाँ मैच कर जाए कोई ना कोई। बात समझ आ रही है। बट आपने एक चीज शायद याद नहीं रखी कि भाई जो गामा होता है ना, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। आया समझ में, मटेरियल डिपेंडेंट, और साथ में एक चीज पे और डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अगर मटेरियल सेम रखा है तो भैया कुछ भी करो आप, कुछ भी डायमेंशन वगैरह आप चेंज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब गामा जो है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जो पोपट बनाया जा रहा है भाई, और कई बच्चे पोपट बन भी जाते हैं, ठीक है। लेंथ वगैरह रखेंगे, है ना, रेडियस वगैरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर भी मैच कोई ना कोई कर जाएगा 110%, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे खेल रहा है, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं, टाइम पास नहीं करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, इन दी सर्किट गिवन बिलो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 दे रखा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इज E1, मतलब इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी E1 दे रखा है, राइट। एनर्जी स्टोर्ड इन L2 आपको दे रखा है E2 इस वाले में, ठीक है। देन फाइंड E1 डिवाइडेड बाय E2, ऑप्शन आपको दे रखा है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो U इक्वल टू होता है आपके पास हाफ Li स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ इंडक्टर, राइट। अब यहाँ पे तीनों इंडक्टर सेम है, तो यहां से मान लीजिए करंट आई आया, तो इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। अब L2 और L3 भी बराबर है, तो यहां से भी करंट आपके पास क्या होगा, इन दोनों से सेम जाने वाला है। अब ये टोटल करंट आई है, तो आपके पास यहाँ पे करंट कैसे स्प्लिट होगा, I/2 और ये I/2। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी भाई, इसमें आप E2 मान लीजिए, इसमें आप E3 मान लीजिए, और इसका आपको यहाँ पे कुछ आपको E वगैरह सपोज कर लीजिए, क्योंकि टोटल एनर्जी आपको क्या दे रखा है, E1 दे रखा है। तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, E प्लस आपके पास E2 प्लस आपके पास E3। आया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना पड़ेगी, जो E2 की एनर्जी होगा स्टोर, वही आपके पास E3 होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोनों के इंडक्टर सेम है, करंट भी यहाँ पे सेम पास करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको डबल कर सकते हैं, E प्लस आप 2 टाइम्स आप E2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आया समझ में, ये E1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास इस इंडक्टर में जो एनर्जी होगा दैट इज आपके पास कितना होगा, हाफ Li स्क्वायर। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ Li स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2 की वैल्यू कितनी लिखोगे भाई, E2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, हाफ L, और यहाँ पे करंट कितना, I/2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, हाफ Li स्क्वायर बाई आपका कितना, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। आया समझ, तो ये आ जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हाफ Li स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 1/4 Li स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 Li स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आपके पास यहाँ पे 1/4 Li स्क्वायर, तो ऊपर कितना बन जाएगा, 3/4 Li स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास E1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, E1 और E2 का रेशियो चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 Li स्क्वायर। क्लियर है। अब E2 की वैल्यू निकालना है, तो E2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, हाफ Li/2 का स्क्वायर। आया समझ में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, Li स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 4 2 सा 8 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को भाग लगा दीजिए, E1 डिवाइडेड बाई E2, तो 3/4 Li स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपके पास 1/8 Li स्क्वायर दिया गया आपका, ठीक है। 3/4 और ऊपर जाएगा आपका 8, 4 2 सा और 3 2 सा 6, ठीक है। तो हमारे पास E1 डिवाइडेड बाई E2 का जो रेशियो आ जाएगा दैट इज आपके पास 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग स्टेट ऑफ बोथ वायर्स आपको बताया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ वायर्स आपको दे रखा है 0.008 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट नो वायर ब्रेक्स, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लीजिए, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या अप्रोच लगाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लोड आएगा ना सबसे ज्यादा किस पे आएगा, ऊपर वाले वायर पे आएगा, ठीक है। और जिसके ब्रेक होने की जो टेंडेंसी ऊपर वाले वायर की पहले है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है ना सेम दे रखा है, तो ऊपर वाले वायर पे ज्यादा लोड आने की वजह से जो
टेंडेंसी टू ब्रेक वो ऊपर वाले की है, ठीक है। तो ऊपर वाले पे टेंशन आप कुछ सपोज कर सकते हैं, टी वगैरह जो भी है, इसी करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं एक पूरा सिस्टम मान लूं, तो नीचे जो आपके पास जो वेट लगेगा 30 प्लस आपका m इंटू क्या लगेगा g, आया समझ में। तो टेंशन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 30 प्लस m इंटू g। बट हमें तो स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है, एरिया से डिवाइड लगा दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास स्ट्रेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻8 इंटू एरिया आपके पास ये हो जाएगा, और आपके पास डिवाइड में इधर कितना आ जाएगा, के लिए स्ट्रेस की वैल्यू इधर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, जी की वैल्यू इधर हो जाएगा 30 प्लस आपके पास m। बात समझ आ रही है? इसको सॉल्व करिए जरा, 30 प्लस m है ना, एक जीरो तो ऐसे भी नहीं पड़ जाएगा क्योंकि ये 10⁻8 ऊपर जाएगा तो आपके पास -1 और प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 का 7, a की वैल्यू 0.008 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर बदलेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आ जाएगा। आया समझे, जीरो हटाया हमने, पॉइंट हटाया, और साथ में सेंटीमीटर तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ हो जाएगा, तो ये +7 -7 तो गया, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 9.6 माइनस आपका 30। क्लियर है? यहां से भाई m की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डाटा मिस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको 3 kg ले लेते हैं, आया समझ में, अगर 3 kg ले लेते हैं तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये है ना, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको यहाँ पे 3 kg लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 3 + m इंटू जे, आया समझ में, 3 + m कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इसको माइनस करिए तो हमारे पास कितना आएगा 6.6 kg, तभी आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा भाई, ठीक है। तो उसमें जो है बाई मिस्टेक डाटा यहाँ पे मिस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको संभाल लेना भाई, ठीक है। 30 kg नहीं होगा, वो 3 kg होगा, तो उस हिसाब से आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + m इंटू, अब जी कर लीजिए, ऐसा वेट लिखा है हमने टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 30 आपके पास, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखो डाटा हमें यहीं पे समझ आया है, पहले तो हमने उसको 30 kg ही समझ के सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे अपने को समझ आ गया है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है डाटा, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर ही मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एज -E0 I कैप दे रखा है वोल्ट पर मीटर में, इनिशियल एट t = 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज 4v0 I कैप दे रखा है, लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखा है h/4mv0, ठीक है। एट इंस्टेंट t = 0 देन फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट एट टाइम, किसी इंस्टेंट t पे आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैच सीक्वेंस, ठीक है। और पीवाईक्यू में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भाई सॉल्व किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू करके ना आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो यार, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो यार, ठीक है। बस इनकी वैल्यू जो इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन जो है दिए जा रहे हैं, ठीक। ये सारा डाटा आपको गिवन हुआ है, यहाँ पे ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है लैम्डा टी, ठीक है, किसी टाइम पे आपको लैम्डा बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन की पहले फर्स्ट इक्वेशन, v = आपके पास कितना होता है u प्लस आपके पास a इंटू टी, ठीक है। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्लियर है। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो भी है, प्रोटॉन, तो उस पर लगने वाला जो आपके पास फोर्स होगा दैट इज F = Q इंटू E, आया समझ। अब यहाँ पे आपके पास F = क्या होगा ma, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी QE वेक्टर डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, रख दीजिए, तो Q माइनस का E0 I कैप डिवाइडेड बाई आपका m, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी आपको दे रखा है, किसी टाइम पे आप निकाल लोगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है आपके पास 4v0 I कैप, और यहाँ पे माइनस का q E0 डिवाइडेड बाई m इंटू टी, और ये आपके पास I कैप, क्लियर है। डालेंगे लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बाई m इंटू v, ठीक है। h डिवाइडेड बाई m एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास 4v0
क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे ना, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास 4 बी नॉट माइनस क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा जो है आपको लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसको भाग लगा दीजिए भाई, क्लियर है। तो यहाँ से हम लैम्डा में लैम्डा नॉट का भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एच डिवाइडेड बाई आपके पास एम 4 बी नॉट माइनस आपके पास क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। वैसे आंसर आपका आ चुका है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे ना तो एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस है, सारे प्लस है, ठीक है। तो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा नॉट की वैल्यू रखोगे तो आपके पास ऊपर चला जाएगा 4m वी नॉट और डिवाइडेड बाई आपका h। तो h तो वैसे भी निपट गया भाई, क्लियर है गया। तो लैम्डा से यहाँ से हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4m वी नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास m और अंदर हो जाएगा 4 वी नॉट माइनस का क्यू ई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई आपका m। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा भाई। ध्यान से देखिए, आपका मास ने मास मार दिया इसको, ठीक है। तो 4 वी नॉट और लैम्डा नॉट भी इधर ले आइए और चाहे तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो 4m वी नॉट और माइनस क्यू ई नॉट इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा और एलसीएम करेंगे तो मास आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास लैम्डा हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मैच कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ से 4m वी नॉट इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, h बाई लैम्डा नॉट, क्लियर है। तो ये आपके पास 4m, ठीक है, वी नॉट, इसकी जगह h बाई लैम्डा नॉट रखेंगे तो ऊपर लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा और साथ में नीचे भी आप यहाँ पे 4m वी नॉट की जगह h बाई लैम्डा नॉट रखेंगे, एलसीएम वगैरह करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर मैच करेगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे भी आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यार, वैसे भी आपका आंसर आ चुका था, साइन देख के आप बता सकते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं इसलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का है भाई। इन अ थर्मोडायनेमिक्स विद यूजुअल सिंबल्स टू एक्सप्रेशंस आर गिवन, एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन टू, ठीक है। एक्सप्रेशन फर्स्ट में बोला है डेल्टा यू इक्वल टू म्यू सी बी डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लिख के दिया है और ये एक्सप्रेशन जो है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये लिखा गया है, क्लियर है। और सेकंड एक्सप्रेशन गामा एफ इक्वल टू एफ प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क डन लिखा हुआ है ना, कौन सी प्रोसेस का लिखा हुआ है, एडियाबैटिक का, ठीक है। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो वर्क डन तो होता है लेकिन आपका एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नहीं होता। तो हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस आपका डेल्टा डब्ल्यू, क्लियर है। तो उस केस में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जो यू होगा दैट इज माइनस ऑफ सीधा सीधा डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा इसके इक्वल होना चाहिए, एक्स्ट्रा टर्म यहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है गलत है भाई, ठीक है। और दूसरा जो लिखा हुआ है ना, ये आपका गामा इक्वल टू जो होता है बेटा, गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस आपके पास 2 डिवाइडेड बाई एफ, क्लियर है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। अब इसको और अच्छे सॉल्व करेंगे तो गामा एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस 2, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आ जाता है। गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो वही रिलेशन को थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख के आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपके पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज सेकंड, E1 इज इनकरेक्ट एंड E2 इज आपका करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एट डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार यार पूछा गया है डिफरेंट तरीके से। कभी कभी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो चलिए भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। एक आपके पास रॉड है, ठीक है, जिसका मास m, लेंथ वगैरह आपको L दे रखा है, ठीक है। इसका सेंटर है और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, ठीक है, L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सिंपल सा यार, इसका आंसर अगर तुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है यार, क्लास में ही कराया जाता है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो IC प्लस MD स्क्वायर, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ठीक है। IC बोले तो ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 12 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू d, d कितना है बेटा आपका L/4, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास एलसीएम कितना आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ml स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 ml स्क्वायर, आया समझ में।
तो आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 48 ml² आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछा जाता है, तो इसको एल के स्क्वायर से क्या कर देना, इक्वेट कर देना, मास कट जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपके पास आ जाएगा, कितना स्क्वायर रूट 7/48 बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो ये चीज भी आप समझ के चलिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर अ वेव इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल टू 3 sin ओमेगा t माइनस 0.018x प्लस 5/4 फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। अब ये अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन अपने को पता है क्यों फाइंड करना है, वेवलेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा ही तो होता है। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव क्रस्ट बोले या ट्रफ बोले, ठीक है, तो आपको कुछ भी हो तो लैम्डा ही निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, 2π/k। आया समझ में? तो ये मेरे पास ओमेगा और ये जो टर्म लिखा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज आपको क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो 2π और डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0.018। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट वगैरह हटाएंगे तो 2π और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 18 और आपके पास 3 0। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो 9 जा तो आपके पास 1000 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वो मीटर में तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बोथ एलईडी विल स्विच ऑन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी भाई। अब एलईडी आपको स्विच ऑन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, 1 हाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन अगर जाए तो हमारे पास A1 है। ठीक है, A1 है तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और B भी आपका 1 है तो इसका भी इनपुट 1 है। ठीक है, कौन सा गेट है आपका, ये और गेट है। ठीक है, और गेट की खास बात होती है 1 + 1। ठीक है, A + B तो आपको यहाँ पे 1 मिलने वाला, मतलब ये तो ऑन रहेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई इसकी। ठीक है, ये वाली एलईडी सेकेंड एलईडी जलेगा कि नहीं जलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए तो आपका 1 मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको 1 मिल रहा है और यहाँ पे एंड गेट है। ठीक है, तो 1 × 1 तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सी जो आ रहा है वो 0 आ रहा है भाई। ठीक है, अब सी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1, अब ये फिर से एंड गेट है तो 1 × 0 तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑफ मिल रहा है, तो हमें तो ये तो नहीं चाहिए। से अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बात अपने को समझ आती है, क्योंकि ए का आउटपुट यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, बी तो आपका 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे और गेट लगा है तो आपके पास 1 + 0 आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो बी 0 हो सकता है 1, लेकिन ए मस्ट भी 1 होना चाहिए और सी मस्ट भी 1 होना चाहिए। ऐसा आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, जहां पे ए मस्ट भी 1 है और सी भी आपका 1 है, बी 0 हो सकता है भाई। ठीक है, ये आपको सिर्फ थर्ड में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड ही जाएगा। बात समझ आ रही है ना, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट लगे हुए हैं और एंड गेट क्या कर देता है, अगर मान लीजिए ए कहीं 0 हो गया, ठीक है, तो अब चाहे बी कुछ भी हो आपका 0 ही हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो हमने फिक्स कर दिया है कि ए को आपको क्या रखना है, 1 रखना है, सी को भी आपको 1 रखना है। ठीक है, तो आपके पास 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 18 मीटर टावर। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द स्पीड ऑफ बॉल बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके, सो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको ग्राउंड से हाइट बतानी है जहां पे आपके पास जो रफ्तार है वो किसके इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वैसे भी यार सिंपल सा ओरल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप करोगे, ठीक है, u = आपका 0 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई बॉल। ठीक है, तो आपको ये वाली हाइट यहाँ से निकालनी है, इस हाइट को मान लो h। ठीक है, टोटल आपको दे रखा है 80 मीटर। आया समझ में? तो यहाँ पे पहुंचते इसकी रफ्तार क्या होगी, ठीक है, v = कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी उसने बोला है g के बराबर। ठीक है, और ये ऐसा कब होता है, ये ऐसा तब होता है जब टाइम की वैल्यू कितनी होती है, 1 सेकंड होती है। न्यूटन की कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो ना, v = u + आपके पास 80। आया समझ में? तो ये वाला मामला तो 0 हो गया, जस्ट ड्रॉप किया है, तो v = नेगेटिव डाउनवर्ड माइनस का g × t, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लीजिए ना, तो v = कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ठीक है, तो जस्ट अपने को टाइम की वैल्यू चाहिए था। अब भाई ये वाली हाइट आप निकाल सकते हैं। अब ये भी आपको मालूम होता है कि t = 1 सेकंड पे पार्टिकल कितना मूव करता है, 5 मीटर। ठीक है, तो हो गया यार, अब सारी चीज आपको मालूम थी तो ऑरली टिक कर सकते थे, और निकालना है तो निकाल लो यार। s = कितना लगाओगे, 5t²। आया समझ में, ut + आप t², g की वैल्यू यहाँ पे 10 रखोगे तो आपके पास 5t² रखे तो 5 मीटर आ गया ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राउंड से चाहिए तो 18 में से 5 घटा दो बाबू, तो कितना आ जाएगा, 13 मीटर।
आया समझ? तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑन दी टॉप सरफेस ऑफ ए क्यूब, लेंथ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, फोर्स F इज एक्टिंग टेंजेंशियली, ओके, लोअर सरफेस इज फ्री, देन फाइंड शिफ्टिंग x, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज इक्वल टू दे रखा है 10⁵ ऐसा यूनिट में, राइट। चलिए भाई, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी। ओके, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस F डिवाइडेड बाई a इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पे ये बन रहा है ना, ये क्लियर, ये हो जाएगा, और ये हाइट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ इनटू रेडियस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो भाई, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट, ये बोले तो रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय a इंटू x, और h आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ईटा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो f इंटू h, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a इंटू ईटा, ठीक है। f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको मालूम नहीं, ठीक है, f के टर्म्स में आंसर चाहिए आपको। h बोले तो आप लेंथ ले सकते हैं, ठीक है, ये लेंथ आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 4 और ईटा की वैल्यू 10 टू पावर 5। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा भाई 5 5 सा 25। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ए मर गया आपका, तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए एफ मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2 और नीचे कितना बचेगा 5 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान से, नीचे आपके पास आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो f डिवाइडेड बाई 5000 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन दी सर्किट गिवन बिलो करंट इन दी सर्किट इज आई नॉट दे रखा है। इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज चेंज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट बाई 8 द करंट बिकम्स आई नॉट बाई 4। फाइंड 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर की वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई आपके पास जेड इज नथिंग बट दिस इज इंपीडेंस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे अंदर ही लिख देता हूँ भाई, आर का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है, आरसी सर्किट है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके क्रॉस जो आपके पास क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, दैट इज एक्सी। ठीक है, तो हमारे पास इंपीडेंस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आपके पास एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब एक्सी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एक्सी इक्वल टू कितना होता है, एक्सी इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, ये आपके पास होता है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे ओमेगा नॉट है, उसके बाद ओमेगा नॉट बाई 8 हो जाएगा और करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 4। स्टार्टिंग में करंट आपको आई नॉट दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, आपका जो वोल्टेज दे रखा है दैट इज V नॉट। ओके, सो यहाँ पे करंट लिखेंगे आई नॉट इक्वल टू आपके पास V नॉट और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इंटू सी। क्लियर है। अब अगेन आपके पास आई नॉट बाई यहाँ पे क्या करेंगे, करंट 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा V नॉट और यहाँ पे डिवाइड में स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट बाई 8 इंटू सी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो V नॉट और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस आपके पास 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा ओमेगा नॉट सी। क्लियर है, हमें चाहिए 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट सी आर की वैल्यू। ठीक है, ये चाहिए। यहाँ पे एक चीज हमने मिस की है भाई, यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा क्योंकि एक्सी का स्क्वायर था ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे भाग लगाएंगे तो इधर कितना बचेगा आपके पास 1/4 और इधर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास V नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करना चाहे तो कर सकते हो तो 64 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट और यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपके पास V नॉट नीचे आएगा और आपके पास ये वाला होल टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका V नॉट। ठीक है, तो ये तो गया, आया समझ, दोनों साइड का हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर कर दो भाई। ठीक है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इधर नीचे क्या बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस आपके पास 64 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी भाई। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला होल टर्म इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास r का स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा 64 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ओमेगा नॉट c का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 r स्क्वायर और प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट c का स्क्वायर। क्लियर है? तो इन दोनों को सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 16 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और यहाँ पे 64 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 48 आया समझे, और यहाँ पे डिवाइड में कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट c का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी भाई, आया समझ में। अब भाई हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। ठीक है, हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो हम क्या करेंगे 15 डिवाइड बाई 48 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 15 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा नॉट c r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा नॉट c r इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 48। ठीक है, यही अपने को चाहिए था तो यही आंसर हो जाएगा भाई हमारा। क्लियर है? अब इसको चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ओमेगा नॉट सी आर इक्वल टू, अब थोड़ा सा इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 और नीचे कितना बन जाएगा 3 1 और ये 6। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 16 आ जाए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन अ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट। ओके, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन टू 16 बोहर ऑर्बिट। ओके, यूज एससी की वैल्यू वगैरह जो है आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैच। ऐसा है कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है r इनटू 1 डिवाइड बाय आपके पास लोअर वैल्यू कितनी है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस, ठीक है, आपके पास इस ऑर्बिट की बात करें 16, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256 आया समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 256। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 और -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू आर डिवाइडेड बाई 256। ठीक है, 1 बाई लैम्डा, हमें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई आपका 15 और इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 15, आर की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आंसर किस में देना है आपको, नैनोमीटर में देना, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 10⁻⁻1 ले लेना बाहर। ठीक है, जब इसको भाग लगाएंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 15, ठीक है 1556 नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा गाइस। ठीक है, जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे 10⁻⁻1 कॉमन ले लीजिए, मतलब निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁹ बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सा एक 10 से और भाग लगा देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वाइड एसी सेटअप इन एयर फ्रिंज विड्थ इज 2.4 माइक्रोमीटर, इफ वी सबमर्ज दिस सेटअप इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 देन फाइंड द न्यू फ्रिंज विड्थ, आपको बताना है। ठीक है, माइक्रोमीटर। ओके गाइस, ओके सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, ये कहाँ पे एयर मीडियम में। अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो आपको वाइड एसी पूरा किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए तो आपके पास बीटा एम इक्वल टू हो जाता है लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय इसके पास क्या हो जाएगा म्यू इनटू स्मॉल डी। आया समझ, मीडियम में क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, सीधी सी बात, तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, उस मीडियम में बताना है कि आपके पास फ्रिंज विड्थ क्या होगा। ठीक है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू लिख दीजिए क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हमारे पास हो जाएगा बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय आपका म्यू 1। ठीक है, म्यू 2 की वैल्यू 1.2 दे रखा है। ठीक है, और आपके पास म्यू 1 जो है एयर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा 1 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 2.4 आया समझ में, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास बीटा 2, तो मुझे बीटा 2 चाहिए भाई, तो बीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 आया समझ में। तो इसको भाई सब यहाँ पे भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2 माइक्रोमीटर, नहीं आया समझ में 2 माइक्रोमीटर, पहले कितना था 2.4 माइक्रोमीटर था, अभी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर जस्ट आपको क्या फिल कर देना था 2, ठीक है, माइक्रोमीटर ऑर्डर में। तो आई होप आपको शुरू से समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 2g कैप टेस्ला, राइट, इट्स एक्सीलरेशन इज 4i कैप माइनस x/2 j कैप, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। ठीक, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कंडीशन मालूम है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ठीक है, आया समझ, तो उस केस में अगर यहाँ पे बात करें तो एक चीज आपको एक कंडीशन लिखाई जाती है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर।
ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको यूज करिए, ठीक है। आपका आंसर 110% आ जाएगा भाई, ठीक है। कंडीशन होती है डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, एसिलेशन और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ऑर्डर डजेंट मैटर, आपको मालूम होगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 4i कैप माइनस x/2 j कैप, ठीक है, माइनस x/2 j कैप इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू x/2 इक्वल टू 0। 2 ने 2 को बल्ले कर दिया 2 ने 2 को मारा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट 12 आ जाएगी भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फिल कर देना था 12, ठीक। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ आए होंगे। टोटल यहाँ पे हमने 22 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से हमारे वीडियो हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके।